प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट कह सकते हैं ये वीडियो होगा, क्योंकि इसमें आपको 1 से लेकर 8 चैप्टर तक, यानी कह सकते हैं पार्ट 1 पूरा आज निपटारा कर देंगे एक ही वीडियो में। इसमें जितने महत्वपूर्ण 2 नंबर के प्रश्न हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कर देंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं और आएंगे भी, और हमारे आगे बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे भी, क्योंकि ये कई सालों के सेट में पूछा गया है लगातार, इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स 2 नंबर वाले सभी प्रश्न, जो कि 1 से लेकर चैप्टर 8 में मिलेंगे आपको। तो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कितना? 1 से लेकर 8 चैप्टर तक। और हाँ प्यारे बच्चों, ये 100% गारंटी है कि आप इतना पढ़ लेंगे तो 2 नंबर वाले प्रश्न जितने हैं वो आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। इसी प्रकार 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले प्रश्न भी लाएंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 से लेकर 8 चैप्टर तक 2 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 100% आएगा हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 और 25 बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आइए एक एक करके सभी क्वेश्चन देखते हैं और इसका निपटारा करते हैं। क्या है हमारा पेपर, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रक व बीमा सहित लिखिए। देखिए, इसमें मात्रक भी पूछा है और बीमा भी पूछा है। तो आइए इसको हम आपको प्यार से बताते भी हैं और आपके दिमाग में डायरेक्ट फिट कर देंगे। तो क्या कह रहा है, पहले आप इसको देख लीजिए, फिर हम आपको फार्मूला की सहायता से इसको हम तैयार करवाएंगे। क्या कह रहा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया परीक्षण आवेश Q0 तथा उस प्रकार करने वाला बल F के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब आइए, आप डेफिनेशन पढ़ लिए, अब आइए आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, फार्मूले के माध्यम से समझाते हैं। तो क्या कह रहा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया परीक्षण आवेश Q0, ठीक है। फिर क्या करा, तथा उस प्रकार करने वाले बल F के अनुपात को, यानी इसके कह सकते हैं कि देखिए, किसी परीक्षण आवेश Q0 तथा उस प्रकार करने वाले बल के, यहाँ देखिए बल के अनुपात, यहाँ देखिए बल के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ देखिएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में कार्य करने, देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया परीक्षण आवेश Q0 तथा उस प्रकार करने वाले बल F के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको पेपर यह क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए आप यहाँ से एकदम आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि रटिए नहीं, समझिए। अगर रटेंगे तो आपको नहीं आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, भूल जाएंगे। अगर समझे रहेंगे तो आप हमारी तरफ से कह सकते हैं कि अच्छा नंबर ला सकते हैं। देखिए फिर से देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया परीक्षण आवेश Q0 तथा उस पर कार्य करने वाले बल F के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका आइए मात्रक लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, मात्रक हो जाता है क्या होता है, और इसकी बीमा क्या होती है। तो जैसे पता है प्यारे बच्चों, बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक क्या होता है, तो होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन। बल का मतलब होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो जब ये कूलाम ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आगे चलकर बन जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम स्क्वायर, क्योंकि ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, कूलाम मिलकर कूलाम स्क्वायर हो जाएंगे। अब आइए प्यारे बच्चों, इसका हम बीमा देखते हैं। तो बीमा क्या होती है, जैसे कि आपको पता है, नहीं पता है बता देते हैं। न्यूटन की बीमा होती है, F की बीमा क्या होती है, mLt-2, और कूलाम की बीमा क्या होती है, AT होती है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। अब इसको हम जब इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, mLt, यहाँ देखिए एक ए है, एक ऊपर जाएगा तो हो जाएगा
माइनस का 3, तो यह LT-3 और A इनवर्स हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर गया है। तो यही होती है क्या प्यारे बच्चों, यही होती है हमारे पास इसका तो यही होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का विमान, और यही होता है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक। मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम स्क्वायर होता है, और विमा होती है हमारी MLT-3A-1। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए एक बार द्विध्रुव पूछेगा तो द्विध्रुव आघूर्ण पूछेगा, तो हमने सोचा कि उन दोनों एक ही में करवा दिया जाए। तो क्या कह रहा है, अगर ये दोनों पूछेगा तो ये दोनों साथ पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा, अगर अलग अलग पूछेगा तो 2 नंबर का पूछेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देखिए। तो क्या कह रहा है, पहले हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 समान परीक्षण आवेश, समान मतलब कि उनका तब कह सकते हैं कि चिन्ह वो साइन सेम रहेगा, कि परंतु विपरीत चिन्हों के साथ एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं, इन्हें ही कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। देखिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है, हम आपको इसके माध्यम से समझाते हैं डायग्राम की। कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो 2 समान, यहाँ देखिए प्लस क्यू और माइनस क्यू, समान आवेश है ना, देखिए जैसे क्यू समान है ना, इसको समान बोलते हैं, समान चिन्ह बोलते हैं, समान आवेशों के साथ, परंतु देखिए परंतु विपरीत चिन्हों के साथ। यहाँ देखिए इसमें प्लस लगा है और इसमें क्या लगा है, माइनस लगा है, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। इसे ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसे ही बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब आइए देखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो कह रहा है किसी एक बल आवेश तथा दूसरे, देखिए किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक कैसी राशि होती है, तो यह एक सदिश राशि होती है। अब आइए हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको समझाते हैं। तो क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ठीक क्या कह रहा है, अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, किन्हीं एक आवेश बोले तो क्यों, तो देखिए किन्हीं एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी बोले तो 2L, उनके बीच की दूरी के गुणनफल, देखिए किन्हीं एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी को गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये देखिए आपको सूत्र भी मिल गया और आपका पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्या, देखिए ऐसे कैसे लिखेंगे, किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अगर आपको लिखना होगा तो ऐसे लिख लीजिएगा, नहीं तो हम बता दे रहे हैं, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। क्या, द्विध्रुव ऐसे लिखिएगा, आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव का यहाँ लिखते हैं, आघूर्ण मतलब P, आघूर्ण इज इक्वल टू आवेश लिख देंगे, इसको हम लिखेंगे आवेश इंटू लंबाई। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा, ये आवेश हो जाएगा हमारा Q, क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और लंबाई हो जाएगी 2L। तो यहीं से देखिए, और द्विध्रुव हो गया हमारा P, तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ठीक है, तो किसी आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 2 वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं स्पर्श कर सकती हैं, क्यों? यह का कारण है कि एक दूसरे को यह कभी स्पर्श नहीं कर पाती है, इसका कारण बताइए, और ये भी बताइए क्यों, ऐसा क्यों है। तो आइए देखते हैं, यदि 2 बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, मान लीजिए बल रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही है। ठीक है, किसी बिंदु पर 2 बल रेखाएं रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसका अर्थ यह है कि विद्युत बल की 2 दिशाएं होंगी। अर्थात कह सकते हैं, अगर हम ऐसे खींचेंगे 2 लाइन, इसमें हम कह सकते हैं कि क्या, अगर काटेंगे तो ऐसा होगा कि इसमें क्या हो जाएगी, 2 दिशाएं हो जाएंगी। इसको हम पीस लिख देंगे,
यहाँ देखिए इसमें ऐसा होगा कि दो दिशाएं हो जाएंगी, मान लीजिए नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ दिशा हो जाएगी। क्यों? अगर हम इसके बीच क्रॉस कराएंगे तो, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, जो कि संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है कि वैद्युत ध्रुव जो इनके बीच की रेखाएं होती हैं वो अलग अलग दिशाएं में ऐसे इंटरकोर्स कर रही हो, परंतु यह संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ठीक है। क्योंकि अगर एक दूसरे को काटती हैं तो अलग अलग कह सकते हैं कि दिशा बना लेंगी, जो कि असंभव है, ठीक है। यही हुआ हमारा क्या कि वैद्युत ध्रुव जो रेखाएं होती हैं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों हमने कह सकते हैं 2 नंबर वाली जो सीरीज चल रही है इसमें इस महामैराथन में आपको 3 क्वेश्चन करवा दिया था। अब आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा नंबर आपके लिए क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसका मात्रक बताइए, इसका फार्मूला बताइए, ये सब हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। तो आइए देखते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है उसमें स्थित किसी काल्पनिक स्थिति से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्लेट है, क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास कोई एक प्लेट है। तो क्या कह रहा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक रेखा से, मान लीजिए यहाँ से हमारे पास एक प्लेट है, यहाँ पर हमने एक कोई मान लीजिए कट लगा दिया, ठीक है, यहाँ से। अब क्या कह रहा है, तो क्या रहा है किसी काल्पनिक रेखा से गुजरने वाली, क्या करने वाली, गुजरने वाली मतलब कि जाने वाली, यहाँ देखिए ऐसे लिख दीजिएगा ऐसे, ठीक है, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। देखिए कितनी वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, जो ये 4, देखिए 4 अभी हमारे पास है ना, जो बल रेखा है बल वाली, ये 4 रेखा है। तो इसे ही क्या कहेंगे, इस संख्या के माप को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, और ये जो हमारा छोटा सा एरिया होता है जो हमारा कुछ इस प्रकार बना है, इस एरिया को हम प्रदर्शित करते हैं DA, इससे प्रदर्शित करते हैं DS प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और हाँ, इससे हम किसे प्रदर्शित करते हैं, तो इस पूरे एरिया को जो हमारे पास चादर प्लेट है इससे गुजरने वाली काल्पनिक रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई ई प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है इसका फार्मूला, तो इसका फार्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू EA। ई क्यों हो गया, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र को हम, जैसे कि आपको ये पूरा चादर प्लेट दिख रहा है, तो इस चादर को प्लेट से हम इस प्रदर्शित करते हैं। और हमारे पास इसका जो आयतन है, इसका आयतन कितना है, A है। तो क्या हो जाएगा हमारा फाई ई इज इक्वल टू EA cos थीटा, यही हो जाएगा हमारा वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं आपको पता चल गया होगा, और वैद्युत फ्लक्स की जो फार्मूला है वो भी आपको पता चल गया। अब आइए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धारा वेग व अपवाह वेग किसे कहते हैं, वह विद्युत धारा व अनुगमन वेग में संबंध। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 2 नंबर का, और इसका तो हमने डेरिवेशन भी करवा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो एक प्ले लिस्ट बनी है डेरिवेशन नाम से, क्लास 12 डेरिवेशन, फिजिक्स डेरिवेशन, आप उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो डेरिवेशन इसमें हम इसको करवा दिया है, विद्युत धारा व अनुगमन वेग में संबंध, तो इसको हमने डेरिवेशन में करवा दिया है। क्या कह रहा है आइए देखते हैं। कह रहा है वह वेग जिसके द्वारा चालक, देखिए वह वेग जिसके द्वारा चालक में के मुक्त इलेक्ट्रॉन, देखिए जो चालक होता है उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों में टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र से के प्रभाव में धन
धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं उसे ही अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई चालक यहाँ देखिए तार है और इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए ऋण सिरा है, ये धन सिरा है। तो इसमें देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे को टक्कर देते हुए ऋण सिरे से धन सिरे की ओर आगे बढ़ते जाएंगे फिर उसके बाद इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, तो एक सिरे से दूसरे सिरे पर धारा बहने लगती है, इसे कहते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तो इसका फार्मूला होता है I = NEAVD। आप देखिए इसमें आपको I से होता है धारा, N से मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E से होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ए से होता है जो हमारा एरिया होगा कह सकते हैं क्षेत्रफल, और वीडी से होता है हमारा कह सकते हैं कि अनुगमन वेग। ठीक है, वीडी से क्या होता है वेग। ठीक है, और इसका डेरिवेशन हमने करवा दिया है अपने आप नीचे जाकर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में, तो आपको पूरा का पूरा कह सकते हैं कि इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये हमारे सेट में कई सालों के सेटों में आया हुआ है, मतलब कह सकते हैं 3-4 साल के सेट में आया हुआ है, या 2020, 22, 23 और 24 में आया हुआ है। देखिए 3 साल से 4 साल के सेट में पूछा गया था, इसीलिए हम सोचे इसको भी 2 नंबर में दिया था, तो इसीलिए इसको भी हमने सोचा करवा ही देते हैं। तो क्या कह रहा है, किरचॉफ का धारा नियम किसे कहते हैं, यह सिद्धांत किस पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों किरचॉफ के दोनों डेरिवेशन भी हमने करवा दिया है, उसे भी आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, तो किरचॉफ का दोनों नियम मतलब कह सकते हैं प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों करवा दिया है। आइए देखते हैं किरचॉफ का धारा नियम। तो किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, तो किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार किसी बिंदु परिपथ पर किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। अर्थात कह सकते हैं सिग्मा I = 0। हम कह सकते हैं कि आइए देखते हैं हम डायग्राम के माध्यम से। मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु है, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि किसी बिंदु परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो यहां देखिए ये जो धाराएं जा रही हैं तो एक बिंदु से ही तो निकल रही है, यहाँ से देखिए यहाँ से निकल रही है, तो इसका बीजगणितीय देखिए किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो 0 होता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट कह रहा है, देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि I1 + I2 + I3 = देखिए इतना हो गया, = I4 - I5। ठीक है, यहाँ पर प्लस लिख लीजिएगा। आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। अर्थात कह सकते हैं कि आने वाली धारा का बीजगणितीय योग और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात एक दूसरे क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, 7वां नंबर देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी हमारे सेट में लगभग 4 साल के सेटों में पूछा गया है। 2021 मान लीजिए पेपर ही नहीं हुआ था, 22 में आया था, 23 में भी आया था और 24 में भी आया था, 20 में नहीं आया था, क्योंकि 20 में 3 से 4 सेट हमने करवाए हैं 2020 के, उसमें नहीं देखा गया है। क्या कह रहा है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा व मात्रक लिखिए। किसका, स्वप्रेरण गुणांक होता है, एक अन्योन प्रेरण गुणांक होता है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्यारे बच्चों। तो क्या कह रहा है, देखिए किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उससे प्रेरित विद्युत वाहक बल का संख्यात्मक मान बराबर होता है
किसके, तो आइए अभी हम आपको समझाएंगे। जो कि इस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होती है। अब आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो किसी कुंडली का विद्युत वाहक बल उसमें प्रेरित गुणांक विद्युत वाहक बल और संख्यात्मक मान के बराबर होता है। किसके मान होता है, संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि इस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर को एकांक करता है। देखिए इसका फार्मूला होता है N इज इक्वल टू माइनस ई माइनस स्मॉल ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, या डेल्टा आई का हम डी आई भी लिख सकते हैं, ठीक है, टी टी भी लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ देखिए जो हमारा इसका मात्रक क्या होता है, तो स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है प्यारे बच्चों, हेनरी होता है। तो जैसे कि आपको पता है प्यारे बच्चों, नहीं पता हो तो बता दे, तो जो हमारा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी होता है ये इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब कह सकते हैं कि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी होता है 1 के बराबर होता है, अर्थात हम कह सकते हैं एन इज इक्वल टू माइनस ई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो एन इज इक्वल टू माइनस ई के बराबर होता है। यही होता है हमारा स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, उम्मीद है प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो आगे की ओर बढ़े, और सारे क्वेश्चन कराना भी है। बच्चों इससे पहले हमने 7 क्वेश्चन देख लिया है। अब आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा 2 नंबर वाली सीरीज में। तो क्या लिखा है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा व मात्रा लिखिए। तो जिस प्रकार इससे पहले हमने स्वप्रेरण गुणांक, उसका मात्रक और उसकी बीमा पढ़ी, उसी प्रकार आइए इसका भी सब कुछ देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और मात्रक और बीमा भी करते हैं। क्या कह रहा है, किन्हीं 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, किन्हीं 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी दूसरी कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर के होने पर उत्पन्न होता है। तो आपको यह डिफरेंशियल नहीं समझ आई होगी, हम आइए आपको समझाते हैं। तो हम क्या कहें, पहले इसको आप देख लीजिए फिर इसको समझाते हैं। तो हमारे पास यम क्या होता है, यम होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है। ठीक, यम इज इक्वल टू हो जाता है E2 बटा डी आई अपॉन डी टी। तो इसी क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अब आइए देखते हैं, यदि हम माने कि डी आई अपॉन डी टी बराबर कितना हो, 1 हो, डी आई अपॉन डी टी बराबर 1 हो, तो डी आई अपॉन डी टी बराबर 1 हो, तो यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम इज इक्वल टू माइनस E2 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसी फार्मूले से हम आपको पूरी डेफिनेशन बना के दिखाते हैं। क्या कह रहा है कि किसी 2 कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण, किसी 2 कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण किसी दूसरी, देखिए यहाँ लिखा है 2 ना, 2 मतलब दूसरी, किसी दूसरी कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल। ई मतलब क्या होता है, इसे होता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या, फिर देखिए किसी कुंडली में अन्योन्य प्रेरण के, किसी कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे 2 नंबर वाले एग्जामिनेशन में कह सकते हैं बहुत आया था, कई सारे सेटों में पूछा गया है। विभव प्रवणता किसे कहते हैं, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, विभव प्रवणता को बताइए, सिद्ध कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो क्या कह रहा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ, किसके साथ, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को, दर या बोल सकते हैं हम
अनुपात, या क्या बोल सकते हैं, या अनुपात भी बोल सकते हैं। दर या अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। यहाँ मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्या है, एक कोई एरिया है, इसमें हमारा क्या हो रहा है, विभव हो रहा है, यानी हम इसको V मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं V1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हो जाएगी हमारे पास डेल्टा x, क्या हो जाएगी, इसके और इसके बीच में दूरी हो जाएगी हमारे पास डेल्टा x, और जहाँ ये वैल्यू जो है यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक बीच की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा v, क्या हो जाएगी, सॉरी डेल्टा v हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की क्या दूरी हो जाएगी, डेल्टा v हो जाएगी। अब इसी को आइए हम समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ ऐसे लिखिएगा, यहाँ आप लिखिएगा विभव प्रवणता, क्या लिखिएगा, विभव प्रवणता। अगर आप ऐसे लिखे रहेंगे प्यारे बच्चे तो आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर देखेगा बच्चा अच्छा लिखा है तुरंत देकर निकल जाएगा। तो क्या कह रहा है, दूरी परिवर्तन बटे किसमें, विभव परिवर्तन, देखिए फिर देखिए क्या कह रहा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन तथा विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे हम डेल्टा x अपॉन डेल्टा v ऐसे लिख लीजिएगा। विभव प्रवणता इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा v, यही होता है हमारा क्या प्यारे बच्चों, विभव प्रवणता। देखिए दूरी में परिवर्तन, किसी ऐसे देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी में परिवर्तन तथा विभव परिवर्तन, देखिए दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको विभव प्रवणता समझ में आ गई होगी। अब आइए देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 फैराडे, जो दिखने में बहुत आसान दिखता है परंतु बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। तो आप सोच रहे होंगे सर फैराड तो सुने हैं पर 1 फैराड की परिभाषा नहीं देखे, तो आज देख लीजिए और इसे आप याद करके ही जाइएगा, क्योंकि ये बोर्ड में एग्जामिनेशन में आपके आएगा ही। क्या कह रहा है, 1 फैराड से कहते हैं, तो आइए देखते हैं फैराड परिभाषा। जिस प्रकार 1 कूलॉम की परिभाषा होती है ठीक उसी प्रकार 1 फैराड की परिभाषा भी होती है। क्या कह रहा है, 1 फैराड उस चालक की धारिता को कहते हैं, 1 फैराड उस चालक की धारिता कहते हैं जिसे 1 कूलॉम का आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, 1 फैराड कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिखा 1 फैराड, यहाँ लिख लीजिएगा 1 फैराड, और यहाँ पर जैसे ही 1 फैराड में 1 कूलॉम का आवेश देंगे तो उसके विभव में क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाएगी। इसे ही क्या कहेंगे, इसे ही हम कहेंगे 1 फैराड। उम्मीद है प्यारे बच्चों 1 फैराड की परिभाषा आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, धारा घनत्व किसे कहते हैं। आपने धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच संबंध, ये भी डिफिनेशन हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लिया है, तो इसको भी हमने इसका डेरिवेशन करवा दिया है। आप जाकर हमारे SWR ऑनलाइन क्लासेस के चैनल प्लेटफॉर्म पे आप डेरिवेशन नाम से सीरीज उसमें चली है, उसको आप देख लीजिएगा। आइए देखते हैं धारा घनत्व किसे कहते हैं। तो क्या कह रहा है, किसी चालक तार में किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल में से अभिलंबवत धारा को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक तार में किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल में अभिलंबवत धारा को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। इसे हम J से प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते हैं इसको फार्मूले के माध्यम से हम आपको इसको धारा घनत्व समझाते हैं। देखिए यहाँ इसे लिखिएगा, अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तब भी आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। क्या कह रहा है, किसी चालक तार में किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल ये है, एकांक क्षेत्रफल और धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं। इस तरह आप लिखेंगे कि किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल और उसके अभिलंबवत धारा के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। फिर से देखिए, किसी एकांक क्षेत्रफल के लंबवत धारा
अभिलंबवत धारा को के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं, इसे J से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों जैसे इसका फिर पूछ लिया बीमा, तो बीमा क्या होगी, तो आप इसका बीमा लिख लेंगे। क्या आप बीमा लिख सकते हैं इसका, तो आप अगर लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पाएंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको नहीं आएगा तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका पूरा डेरिवेशन बीमा वो सब करवा देंगे। ठीक है, जितना सब कुछ होगा सब कुछ करवा देंगे। तो प्यारे बच्चों आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे की ओर हम चलते हैं। चार क्वेश्चन और बचे हैं, 4-5 क्वेश्चन, इसके बाद हमारा ये 2 नंबर की सीरीज का क्वेश्चन निपटारा हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे बच्चों हमने इसके पहले कह सकते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन कर लिया है। अब आइए देखते हैं 12, 13, 14, 15 बस इतना क्वेश्चन और बचा है। इसके बाद हमारा ये 2 नंबर सीरीज खत्म हो जाएगी। 1 से लेकर चैप्टर 8 तक थी, जो कि पार्ट 1 था। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है एक प्रेरकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा व वोल्टता के बीच कालांतर क्या होता है, इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र भी लिखिए। तो आइए देखते हैं, पहले हम देखते हैं प्रेरित प्रतिघात क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है धारा व वोल्टता के बीच कालांतर क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। यही क्या मतलब, जो ये धारा होती है और वोल्टता होती है, तो इसके बीच जो कालांतर पूछा गया है, तो धारा व वोल्टता के बीच जो कालांतर होता है वो क्या होती है, वो शून्य होती है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। तो ये जो परिपथ प्रेरण प्रतिघात का सूत्र होता है XL = ओमेगा L। तो जैसे कि आपको पता है, नहीं पता है बता दूं, ओमेगा L को हम 2πf से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा L को हम 2πf से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने XL बराबर निकाला था ओमेगा L, तो यहाँ पर हम ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, ओमेगा का मान होगा L का नहीं, ओमेगा का मान हो जाएगा 2πf। तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा XL = 2πf × L। यही होता है हमारा प्रेरण प्रतिघात का सूत्र। क्या होता है, XL = 2πf × L। अब आइए देखते 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे वाइवा में भी आता है, यह हमसे खुद स्वयं हमसे पूछा गया था ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के बारे में, जो कि फिजिक्स में हमारा 30 में से 30 नंबर पूरा वाइवा में हमको मिला था। ठीक है, क्या कह रहा है, ट्रांसफर का सिद्धांत क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर एक अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए एक होता है, 2 प्रकार के प्रेरण होते हैं, एक होता है अन्योन्य प्रेरण, एक होता है अन्योन्य प्रेरण, एक होता है हमारा 2 प्रकार का प्रेरण होता है, एक अन्योन्य प्रेरण होता है और एक होता है हमारा तो प्यारे बच्चों जो ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार की कुंडलियां रहती हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। तो उसको भी हम पढ़ेंगे अंतर वाले प्रश्न में, जो कि 3 नंबर वाला प्रश्न जब सीरीज लेकर आएंगे तो उसमें भी हम आपको पूरा करवा देंगे। ठीक है, चिंता नहीं करिएगा। तो आइए देखते हैं, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान में परिवर्तन किए बिना, देखिए फिर से देख लीजिए, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब कह सकते हैं कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर ही ट्रांसफार्मर सिद्धांत काम करता है, और इसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसे कहते हैं अन्योन्य ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बच्चे इग्नोर कर देते हैं और वही हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाता है। तो जितने प्यारे बच्चों हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ये आप जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नंबर बहुत ज़्यादा कट जाएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन से।
तो क्या कह रहा है, विद्युत तरंग व चुंबकीय तरंग ज्या वक्र के अध्यारोपण से जो तरंगे प्राप्त होती हैं उन्हें ही विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो आपको यहाँ समझ में नहीं आया होगा, आइए हम आपको समझाते हैं। ये देखिए दो तरंगे हैं, एक ये तरंगे हैं और एक ये तरंगे हैं। तो ऊपर वाले तरंगों को हम बोलते हैं विद्युत तरंगे और नीचे वाले तरंगों को हम बोलते हैं चुंबकीय तरंगे। तो जो यहाँ देखिए विद्युत तरंगे व चुंबकीय तरंगे क्या हो रही हैं, तो यहाँ देखिए एक वक्र बना रही है, यहाँ देखिए यहाँ टच हो रही है ना, एक वक्र बनाकर अध्यारोपण मतलब कह सकते हैं कि एक अध्यारोपित हो रही है, मतलब कि एक दूसरों को ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो ओवरलैपिंग करेंगे तो जो तरंगे हमें प्राप्त होंगी, मतलब कि देखिए ये विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे एक दूसरे को ज्या वक्र की सहायता से अध्यारोपित करेंगी, तो हमें जो तरंगे प्राप्त होंगी उन्हें ही हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उन्हें ही हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आवृत्ति किसे कहते हैं। आप कह रहे होंगे सर आवृत्ति, हाँ प्यारे बच्चों, इस बार 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में आवृत्ति भी पूछ लिया था। क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितने साइकिल पूरा करती है, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, आप कमेंट में बताइएगा धारा कितने प्रकार की होती है, जिससे आपका एनालाइज भी हो सके। कह सकते हैं कि आपको अगर आप बताएंगे कमेंट में तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितने साइकिल पूरा करती है, मतलब जितने साइकिल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई एक तरंग है, इतने तरंगे में 1 सेकंड में मान लीजिए इतना चला, तो 1 पूरा किया, फिर दूसरे सेकंड में हम इतना पूरा किया, 2 हो गया, 3 4 5, इसी प्रकार ये चलता चला जाएगा आगे। तो इसे क्या कह रहे हैं, इसे ही कह रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा में 1 सेकंड में जितनी साइकिल पूरा करती है उसे ही आवृत्ति कहते हैं। यहाँ देखिए, तो हमारे पास ये कोई मान लीजिए कोई तरंग है, उसमें प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में 1 बार, 2 3, इसी प्रकार क्या कर रहे हैं, मतलब कह सकते हैं जितनी बार पूरा करती चली जाएगी उसे ही क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, आवृत्ति कहते हैं। तो इसका मात्रक होता है हर्ट्ज होता है, जो कि सेकेंड अपॉन साइकिल से प्रदर्शित करते, इसका कह सकते हैं मात्रक मानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हुआ महामैराथन का एंड।